तो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू जेटीबी क्लासेस। आज का टॉपिक बच्चा जी +1 साइंस के लिए है। टॉपिक का नेम है फ्रिक्शन। आप लोगों को फ्रिक्शन के बारे में बच्चा जी पता होगा ऑलरेडी। आप इसको 7th 8th 9th तक पढ़ते आ रहे हैं फ्रिक्शन, और अब हम इनको पढ़ेंगे +1 में। थोड़ा सा उसका एक्सटेंडेड वर्जन आज पढ़ेंगे। अभी फ्रिक्शन है क्या? नॉर्मली आप इस वीडियो को जब स्टार्ट करें तो उससे पहले बच्चा जी थोड़ा सा फ्रिक्शन को जांच कर आए कि फ्रिक्शन रियलिटी में है क्या, आप फ्रिक्शन के बारे में समझते क्या हो। 7th 8th और 9th तक जब जब आपने इस फ्रिक्शन को पढ़ा होगा बच्चा जी, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा समझ कर आए कि फ्रिक्शन किस साइड को लगता है। हम आज बताएंगे आपको कि फ्रिक्शन कैसे लगता है। अभी पॉज करके देख कर आए जल्दी से। ओके, वेलकम बैक। तो फ्रिक्शन है क्या? कोई ऐसा फोर्स जो कि बच्चा जिस साइड हम किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हैं और वो बॉडी किसी और बॉडी के ऊपर पड़ी हुई है। ओके, तो उन दोनों बॉडी जहां पर उनका आपसी में कनेक्शन बना हुआ है, जैसे ये बॉडी है, इसके ऊपर हम एक और बॉडी है, हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी इस साइड को जाएगी। बट इन दोनों का यहां पर क्या है, एरिया कंटेक्ट में आया हुआ है। तो वो जहां पर कंटेक्ट में आया बच्चा जी, वहां पर एक ऐसा फोर्स का बनना जो कि इस फोर्स जो कि मैं लगा रहा हूं इसको ना आगे लेकर जाने दे। वहां पर जो फोर्स लगता है जो कि मेरे वाले फोर्स को अपोज करता है, उसे हम बोलते हैं बच्चा जी फ्रिक्शन का फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बात समझ में आई? उसे बोलते हैं फ्रिक्शन का फोर्स। तो अभी इसको पढ़ेंगे। ये तो हो गया फ्रिक्शन, मींस जो भी मैं काम करना चाहता हूं किसी भी बॉडी को मूव करवाने के, उसको जो ना होने दे उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसके अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस है। आज छोटे छोटे फ्रिक्शंस के बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो सभी हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले करने से पहले हम करेंगे बच्चा जी कि फ्रिक्शन पैदा कैसे होती है और रीजन कैसे है फ्रिक्शन का। कॉपी और पेन रख के हाथ में बच्चा जी स्टार्ट करने लगे हम फ्रिक्शन को। तो सबसे पहले वर्ड आता है बच्चा जी ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स किसका ओरिजिन? फ्रिक्शन का। कि ओरिजिन, ये फ्रिक्शन पैदा कैसे होती है। तो बच्चा इसके लिए हमारे पास दो व्यू थे। एक है ओल्ड व्यू, जो कि पुराने लोग, जो कि पहले हम माना जाता था कि ओल्ड व्यू ये है कि ऐसे ये फ्रिक्शन बनता है। उसके बाद उसकी थोड़ी सी लिमिटेशंस हमारे पास सामने आ गई। ओके, वो जो लिमिटेशंस जब सामने आई तो फिर उन्होंने एक और इसका आइडिया दिया, उसे हम बोलते हैं मॉडर्न व्यू। तो ये दोनों व्यू ओरिजिन के लिए थे। तो इन दोनों को हम अच्छे तरीके से समझेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए चैप्टर को आगे बढ़ने से पहले इन दोनों व्यूज का समझना बहुत जरूरी है। मे भी आप अब तक ये बात समझते होंगे बच्चा जी, जब आपने 7th 8th 9th तक पढ़ा होगा तो आप रफनेस को मेन मैटर समझकर चलते हैं कि दो बॉडीज है, अगर वो बहुत ज्यादा रफ है तो देयरफॉर उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन बहुत है। आप ये मेन कंसिडर करके चलते हो आइडिया। ओके, तो बच्चा जी अभी देखा जाए, हाँ रफनेस जो है वो बहुत अच्छी बात है। रफनेस के साथ फ्रिक्शन बढ़ती है, ये बात डन है, ये बात जरूरी है, ये बात हम सही मानते हैं। बट क्या रियलिटी में ये रफनेस ही ऐसी एक चीज है जो कि बच्चा जी ओरिजिन देती है फ्रिक्शन का? नहीं। रियलिटी कहां पर आई? मॉडर्न व्यू में आएगी। तो उसके लिए लिमिटेशंस का आना जरूरी है। तो ओल्ड व्यू को पहले पढ़ें, उसमें लिमिटेशंस देखें, देन हम मॉडर्न व्यू की ओर बढ़ेंगे। ठीक है बच्चा जी? तो फर्स्ट है हमारे पास ओल्ड व्यू। ओल्ड व्यू में क्या बोला गया बच्चा जी? वो बोलते हैं ओल्ड व्यू में मेन वर्ड है बच्चा जी रफनेस। ओके, रफनेस। एक इसमें और वर्ड बोला गया है इंटरलॉक। तो वो दोनों थिंग्स पढ़ेंगे। एक बॉडी है हमारे पास, ये कुछ ऐसे है। ये वर्ड क्या है बच्चा जी? ये जो मैंने बनाया ये क्या है? ये रफनेस है इस बॉडी की। एक और बॉडी है, तो ये दो बॉडीज हमारे पास। ये बॉडी हुई ए और ये बॉडी होगी बी। ये बॉडी ए जो है, इसको मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाना और इस बॉडी को आगे मूव करके लेकर जाना है। बट क्या ये जो बॉडी है, ये ए बड़ी बॉडी, इसके ऊपर जो मैंने ये फोर्स एफ लगाया, तो उसकी वजह से क्या ये बॉडी आगे जाएगी? नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों बॉडीज यहां पर क्या है, इस पूरे पार्ट पे क्या है, इनका जो सरफेस है वो क्या है? रफ है। रफनेस इज देयर।
रफनेस होगी इसका मतलब क्या कि इन दोनों बॉडीज के जो ये जो प्रोजेक्शंस और ये डिप्रेशन जो बने, प्रोजेक्शन मींस अपने लेवल से आगे बढ़ना किसी चीज का, तो यहां पर ये प्रोजेक्शंस है, तो ये जो डीपनेस आई हुई है इसको हम बोलते हैं बच्चा जी क्या, डिप्रेशन। तो ये जो प्रोजेक्शन डिप्रेशन है दोनों बॉडीज का ये एक दूसरे में क्या ऐसे आपस में इंटरलॉक बनाकर बैठे हुए हैं, तो वो बोलते हैं बच्चा जी कि ये रफनेस जो ये इंटरलॉक बने हैं यही एक मेन मैटर है कि ये फ्रिक्शन जो है ये बनती है। अभी क्या होगा, यहां से हम फोर्स लगाएंगे तो ये इंटरलॉक्स को तोड़ना जरूरी है, जब ये टूट जाएगा तो ये जो बॉडी ए है ये आगे चली जाएगी। ओके, तो इसका मतलब जो इस फोर्स को तोड़ने के लिए, जो इंटरलॉक्स को तोड़ने के लिए जो फोर्स लगा वो क्या होगा, अभी यहां से हम आगे को लेकर जाएंगे तो बच्चा ये जो पार्ट होंगे यहां पर, अभी ये पार्ट कुछ ऐसे है, ये ऊपर वाली बॉडी का है, ये नीचे वाली बॉडी का है। ओके, तो ये हम आगे लेकर जाएंगे तो ये वाला पार्ट इसके ऊपर क्या देगा, एक्शन, तो ये वाला पार्ट इसके ऊपर क्या देगा, रिएक्शन। जब तक ये एक्शन और रिएक्शन बरकरार रहेगी तब तक ये बॉडी आगे नहीं जाएगी, जब ये टूट गई तो ये बॉडी आगे चली जाएगी। क्लियर? तो इसका मतलब क्या, हम फोर्स इस साइड को लगा रहे हैं तो एक्शन इस साइड को, तो रिएक्शन इस साइड को बनी, तो इसका मतलब यहां पर इस जगह पर क्या होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्मॉल एफ के साथ लिखते हैं उसको। क्लियर? डन। तो रफनेस उन्होंने बोला मेन मैटर है। तो अभी रफनेस क्या हम इसको सही माने कि गलत? हाँ जी, ये तो सही बात है, बिल्कुल सही है, क्योंकि छोटी क्लासों तक हम भी इसी बात को समझते रहे। बहुत अच्छा बताया आपने। अभी क्या इसको अभी और देखकर और चलकर आगे जाकर समझे, क्योंकि हमें पता है बच्चा जी, हम एक बात को और समझते हैं कि जैसे ही कोई सरफेस, सिंपल सी बात है, अगर आपने रफनेस बनाई है तो बच्चा जी क्या होगा, फ्रिक्शन अच्छी है, ज्यादा है। मैं स्मूथ कर दूंगा तो फ्रिक्शन कम होगी, मैं ओवर स्मूथ करूंगा तो रफनेस तो बिल्कुल भी नहीं, तो फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। बट जब बच्चा जी एक्स्ट्रा स्मूथ कोई सरफेस हो जाएगा तब भी फ्रिक्शन बनती है। कैसे बनती है देखिए, एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस है, इसके ऊपर कोई बॉडी चले तो बच्चा जी वो वहीं पर मूव करती जाएगी, वो आगे नहीं जा पाएगी। इसका मतलब फोर्स लगाने का फायदा कोई नहीं है, बॉडी मूव नहीं करी तो वहीं पर वो स्लिप कर दी गई। तो इसका मतलब क्या कि फ्रिक्शन तो बढ़ गई स्मूथनेस होने के कारण, क्योंकि बॉडी आगे नहीं गई, फ्रिक्शन वहीं पर बॉडी रह गई। तो यहां पर भी फ्रिक्शन का मीनिंग क्या था, तो बॉडी वहीं पर पड़ी है, बॉडी आगे नहीं जा रही, जो हमारा फोर्स था वो फायदे में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब बॉडी का मूव करना आगे जरूरी है। तो अगर बॉडी वहीं पर मूव करती जा रही है, इसका मतलब बच्चा जी क्या हुआ, इसका मतलब क्या कि बॉडी वहीं पर है, बॉडी आगे मूव नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब जो हमारा फोर्स है वो वेस्ट जा रहा है। इसका मतलब वो फोर्स के बराबर कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगी हुई है जो कि इसको आगे नहीं जाने दे रही। क्लियर? तो अभी इसको देख लिया तो मैंने इसको स्मूथ कर दिया, स्मूथ कर दिया तो एट दैट केस क्या हुआ कि ये जो इंटरलॉक्स थे ये अभी क्या हो गए, कम हो गए। ओके, ये जो प्रोजेक्शन डिप्रेशन अभी कम हो गई, तो इसका मतलब स्मूथ हो गया। तो स्मूथ होने के साथ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगी, डन, क्लियर है, अच्छी बात है। एक्स्ट्रा स्मूथ हो गई, एक्स्ट्रा स्मूथ होने के साथ क्या होगा, बहुत ज्यादा स्मूथ होगी, तो फिर बच्चा जी प्रोजेक्शन डिप्रेशन बिल्कुल ही नहीं रहे, तो फिर ये फोर्स लगेगा तो ये बॉडी आगे जाएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा। ये इसने बताया, बट क्या रियलिटी में ऐसा है? तो इसका मतलब जब सरफेस एक्स्ट्रा स्मूथ हो जाता है एट दैट टाइम ये जो ओल्ड व्यू था ये फेल हो जाता है। ओके, तो इसका मतलब अभी हमारे पास लिमिटेशन आ गया, हमें किसकी ओर बढ़ना पड़ेगा, मॉडर्न व्यू की ओर। ओके, मॉडर्न व्यू की ओर। तो मॉडर्न व्यू ने क्या बताया अभी बच्चे देखिए, वो बोल रहे हैं कि दो सरफेस है ऐसे, ही एक सरफेस एक और सरफेस, कैसा भी है, रफ है कैसा है दैट डजंट मैटर, क्योंकि अब हम रफनेस को छोड़ चुके हैं, क्योंकि वो तो मैटर्सली है ही नहीं। तो ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, तो वो बोलते हैं बच्चा जी अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे ये बॉडी आगे जाएगी तभी जा पाएगी। अभी ये बॉडी आगे जाएगी तो इसका मतलब यहां पर एक क्रिएट होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बच्चा जी पैदा होगा, वो किस चीज पे डिपेंड है, इन दोनों सरफेसेस के आपसी क्या, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड है। इन दोनों के, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके और इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन दोनों के आपसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड है। ओके, मेन ये थिंग है कि इसके मॉलिक्यूल्स इसके मॉलिक्यूल्स, अगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में बच्चा जी क्या बनाकर रख रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है,
देयरफॉर क्या हुआ कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगी और इन्हीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जो मॉलिक्यूल्स है ये इनको तोड़ना पड़ेगा हमें फोर्स लगाकर, तब ये बॉडी आगे जा पाएगी, तब ये बॉडी आगे बढ़ेगी। डन, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो इसको पढ़ने से पहले आपको दो थिंग्स और पढ़ने पड़ेंगी। वो क्या है? एडहेसिव एक वर्ड है और एक वर्ड है बच्चा जी कोहेसिव। कोहेसिव में आप वर्ड रखे यार सी से कॉमन। कोहेसिव का मीनिंग होता है बच्चा जी, अगर ये एक बॉडी है ए, इसके जो आपस के जो मॉलिक्यूल्स है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होना। ओके, कॉमन बॉडी के आपसी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बनना, तो वो बच्चा जी वो जो मॉलिक्यूल्स का आपसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कहलाता है कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, जब क्योंकि ये दोनों वर्ड अट्रैक्शन के लिए हैं तो आप इसको सिंपल कोहेसिव फोर्स भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट है एडहेसिव। एडहेसिव केस में क्या हुआ, इसके मॉलिक्यूल्स का आपसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर बच्चा ये कोहेसिव है कि एडहेसिव है? बोलिए जल्दी से, एडहेसिव है। ओके, तो इनका मतलब हम इसको अभी फोर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल रहे हैं तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? और एडहेसिव फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज, दिस बॉडी ए एंड बी बॉडी, इनके जो मॉलिक्यूल्स है उनका आपसी एडहेसिव फोर्स, तो वो हमेशा अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अट्रैक्टिव है। ओके, तो एडहेसिव वर्ड आपके पास क्लियर है। तो ये अभी जो बच्चा जी मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कैसे आएगी? ये किसी फॉर्मूले के साथ आएगी। तो उसको पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चा जी? एक थिंग पढ़नी पड़ेगी, कोई नया लॉ पढ़ना पड़ेगा जिसके आधार के ऊपर ये दोनों के बीच के आपसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रही है। तो उसको हम बोलते हैं बच्चा जी क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। तो अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन आएगी कैसे? ये कैसे होगी? ये टोटली डिपेंड करती है एक लॉ के ऊपर जो कि क्या है? क्यूलम्स लॉ। क्यूलम्स लॉ आप पढ़ोगे बच्चा जी +2 साइंस में। तो क्यूलम्स लॉ बोलता क्या है? क्यूलम्स लॉ बोलता है बच्चा जी कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्ज पार्टिकल्स पे और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r², मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r²। अब ये Q1 Q2 क्या है? दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया। इन दोनों का आपसी मैग्नीट्यूड कितना है? इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 50। ओके, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? मीन्स 2 है, तो यहां पर 2 का स्क्वायर। ओके, तो ये इकट्ठा कर दो इसको, तो बच्चा ये क्या होगा? ये डायरेक्टली का साइन लग गया और इसको लगाएंगे वैसे तो k की वैल्यू लगेगी, ये कोई कांस्टेंट है तो ये कुछ ये बनता है वैल्यू हमारे पास। ओके, डन। तो ये हमारे पास कुछ ये वैल्यू बनती है। तो यहां से हमने क्या समझा? अभी यहां से हमने क्या समझा? क्यूलम्स लॉ। जैसे ये क्यूलम्स लॉ की स्टेटमेंट है वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है। वो क्या? कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूल, उन दोनों के बीच का आपसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर चार्ज पार्टिकल्स की बात थी, यहां पर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। तो वो आपस में कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़े हुए हैं? ओके, और उन दोनों के बीच में आपसी डिस्टेंस कितना है? ओके, तो मेन मैटर यहां पर बच्चा जी किसका है? डिस्टेंस का है। ओके, कि इन दोनों के बीच में आपसी डिस्टेंस कितना है? ये जितना आप डिस्टेंस कम करते जाओगे उसी के अकॉर्डिंगली क्या होगा बच्चा जी? डिस्टेंस कम हो गया तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होंगे? और अच्छे से जुड़े होंगे। ओके, ये और अच्छे से जुड़े होंगे तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो ये मॉलिक्यूल, ये हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उसी के अकॉर्डिंगली ज्यादा पड़ेगी। ओके, तो ये इकट्ठे हो जाएंगे आपस में। तो यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के ऊपर कैसे डिपेंड हुआ? लग गया पता बच्चा जी? इन दोनों के मॉलिक्यूल्स आपस में कितनी स्ट्रेंथ के साथ जुड़े हैं, वो अपॉन कितने डिस्टेंस के साथ जुड़े हुए हैं। तो इससे क्या हमारे पास आएगा? ये आएगा हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उससे बढ़ेगा। ओके, क्लियर हुई बात समझ में आ गई? ये इसके मॉलिक्यूल्स आपस में कितने मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़े हैं, तो वो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास क्या देगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देगा। तो ये कैसे आएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? जैसे ये मेथड किया कि इनके जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, या सिंपल इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में उनका प्रोडक्ट, जो मॉलिक्यूल्स जुड़ा हुआ है उनका प्रोडक्ट
अपॉन कितनी दूरी पे वो पड़े हुए हैं उसके साथ डिवीजन हो गई। तो इसका मतलब जितनी इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम आती जाएगी। ओके, तो इसका मतलब कितनी दूरी पर है। अगर अगर अब हम क्या करते हैं बच्चा जी, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में यहां पर वाटर रख दे तो क्या डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, वो लेस हो जाएगी। बात समझ में आई। तो क्लियर कट क्या है कि इसका और इसका आपस में देखा जाएगा कि एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट कितना है। तो यहां पर अगर ये प्रॉपरली स्मूथ है तो एक्चुअल कांटेक्ट बहुत ज्यादा होगा। अगर एक्चुअल कांटेक्ट प्रॉपरली ज्यादा है तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, ज्यादा से ज्यादा आपस में मॉलिक्यूल्स जुड़े होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा आएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे आएगी, इन दोनों के मॉलिक्यूल्स आपस में कौन कौन सा मॉलिक्यूल जुड़ा है, उनका प्रोडक्ट अपॉन कितनी डिस्टेंस के साथ जुड़े हुए हैं वो देखा जाएगा। ओके, तो मेन मैटर यहां पर बचा रही डिस्टेंस का है, प्रोडक्ट का नहीं है। क्योंकि किनका प्रोडक्ट करना है, उसके मॉलिक्यूल्स का वैल्यू का हमें थोड़ी ना पता है, वो तो हमने सिंपल यहां से आइडिया लिया। ओके, तो देखा जाएगा क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन मींस कितने डिस्टेंस पे जुड़े हुए हैं। अगर डिस्टेंस कम है तो सिंपल सी बात है बच्चा जी, अगर डिस्टेंस लेस हो गया, आर जो है वो लेस हो गया तो एफ की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर ये मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ गई तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमारे पास ये बढ़ जाएगी। ये अट्रैक्शन वाला वर्ड है। अभी ये जो एफ है ये हम अप्लाई कर रहे हैं वो है, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये फोर्स बहुत ज्यादा लगाएंगे तो बच्चा जी क्या होगा, ये वाला फोर्स तभी खत्म हो पाएगा और ये बॉडी आगे मूव करेगी। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा स्मूथ सर्फेसिस के ऊपर भी बच्चा जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है। वो किस पे डिपेंड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड है कि ये दोनों डिस्टेंस कितने पर है इन दोनों के मॉलिक्यूल्स, ये वाला और ये वाला। और एक्स्ट्रा स्मूथ हो गए तो एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब बहुत ज्यादा आपसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़े होंगे। तो सारा मैटर बचा रही एरिया ऑफ कांटेक्ट का है। जहां पर एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए हमें फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्लियर। तो अभी इस ओरिजिन को आप लिख लें, कर लें, कॉपी के ऊपर स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। और इसके बाद हम थोड़ी सी अभी क्या है ओवरव्यू लेंगे 3-4 थिंग्स का कि फ्रिक्शन होती किस किस तरीके की है। और अभी देखिए इसमें भी फ्रिक्शन पड़ा तो फ्रिक्शन दो तरीके की हो गई, एक तो होगी इंटरनल फ्रिक्शन, एक होगी एक्सटर्नल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन क्या होगी, जब ये लिक्विड है ऐसे फ्लो करता है बच्चा जी, लिक्विड की पूरी एक वेव जाती है आगे, तो एक लेयर का दूसरी लेयर के साथ उन दोनों के बीच का फ्रिक्शन के ऊपर वाली लेयर आगे जाना चाहती है बट नीचे वाली उसको ऊपर वाली को आगे भेजना नहीं चाहती। तो इसका मतलब दोनों के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन वर्कआउट करेगा। फ्रिक्शन आ गया तो उससे क्या होगा बच्चा जी, तो उस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं इंटरनल फ्रिक्शन, मींस उस बॉडी उस पार्टिकल्स के अंदर की फ्रिक्शन, तो वो इंटरनल फ्रिक्शन बनी। और अब एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या होगी जो हम अब पढ़ेंगे, तो वो 3 तरीके की होगी, वो हम पढ़ेंगे कौन कौन से। इंटरनल फ्रिक्शन समझ में आ गई, पानी को आप किसी फ्लोर के ऊपर बिखेरे तो उससे क्या होगा, ऊपर वाला पानी जो होगा, ऊपर वाली उसकी जो लेयर्स होगी वो आगे चली जाएंगी और नीचे वाली लेयर्स वो नीचे वाले फ्लोर के साथ लगी रह जाएंगी। होगा ना ऐसे ही, ऐसे तो है नहीं कि पानी को हम ऐसे बिखेरे तो सारा पानी आगे चला गया और पीछे से बिल्कुल साफ होता जाए, नहीं। इसका मतलब नीचे वाला जो फ्लोर है उसके साथ जो पानी की नीचे वाली लेयर है वो साथ में अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो उन दोनों के बीच में जो लगा वो क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो जो ऊपर जो लेयर जो आगे आगे चली गई है और नीचे वाली जो उसके साथ लगी रही है वो उसको ऊपर वाली को आगे नहीं जाने देना चाहती, तभी तो पानी आगे जाकर रुक जाता है थोड़ी देर। ओके, तो वो आगे जाकर जब रुक गया तो नीचे वाली जो लेयर थी उसने ऊपर वाली लेयर को आगे नहीं जाने दिया, तो उनके बीच में जो बचा है जी फ्रिक्शन हो रही है उसे इंटरनल फ्रिक्शन बोलते हैं। सिंपल सी बात है। तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन पड़ेगी। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद स्टार्ट करते हैं उसको भी। तो नेक्स्ट है बच्चा जी हमारे पास एक्सटर्नल फ्रिक्शन की टाइप्स। तो वो कौन कौन सी फ्रिक्शन है बच्चा जी, वो है सबसे पहले वाली स्टैटिक फ्रिक्शन, नेक्स्ट है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और जो थर्ड वाली है उसे हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको हम डायनामिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, मीन्स मूवमेंट वाली फ्रिक्शन। तो अब इन तीनों को आप ध्यान से समझे, तीनों में वर्ड क्या है। स्टैटिक का मीन्स कोई रेस्ट, तो फ्रिक्शन जो रेस्ट पे है,
तो उसका मतलब क्या होगा, अब एक बॉडी है, ये बॉडी है ए, ये नीचे वाली बॉडी है बी, जिसके ऊपर ये ए बॉडी पड़ी हुई है। हम क्या करें, इसके ऊपर फोर्स लगाएं और इसको फोर्स, अभी क्या होगा, दोनों बॉडी आपस में यहां पर क्या बनाएंगे, एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये इसको इधर को फोर्स लगाऊंगा तो यहां पर क्या बनेगा, इस साइड को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये बॉडी आगे को लगाने की, यहां पर मैं फोर्स लगाऊंगा ताकि ये बॉडी आगे चली जाए, बट नहीं जाएगी क्योंकि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, वहां पर होगा। ओके, अभी ध्यान से तीनों के तीनों केस मैं यहां पर स्पेसिफाई करूंगा। मैं फोर्स लगा रहा हूं एफ ताकि बॉडी आगे चली जाए। लेवल कब तक का, जब तक मैं फोर्स लगाता जाऊं और ये बॉडी आगे मूव ना करे, एट दैट टाइम जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा बच्चा जी वो क्या कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। मींस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं हम, बट बॉडी आगे नहीं जा रही है। एट दैट टाइम जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज कर रहा है हमारे फोर्स को, वो क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आई बात। बॉडी मूव नहीं करी, बॉडी अपनी जगह पर ही है, फोर्स लगाते जा रहे हैं, बॉडी आगे मूव नहीं कर रही। जब तक बॉडी मूव नहीं करी तब तक का जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। डन, क्लियर। नेक्स्ट है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या, कि मान लो मैं ये जो फ्रिक्शन है हमारे पास, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू क्या है, अभी ध्यान से समझना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसकी वैल्यू है 10, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है 10 न्यूटन। एग्जांपल सपोज किया हमने, मैं फोर्स लगा रहा हूं बच्चा जी 2, 4, 6, 8, 10। ओके, उसके बाद एक और फोर्स है जो मैं लगाता जाऊंगा, वो क्या है, 12, 14, 16, 18। अभी ध्यान से समझना, ये बॉडी यहां पर है, मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉडी मूव नहीं करी। 4 का लगाया, 6 का लगाया, 8 का लगाया, नहीं मूव करी। 9 का भी लगाया तब भी मूव नहीं करी। 10 का जब मैंने लगाया तो जब इसका मतलब 9 तक का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, जितना मैं फोर्स लगाता जाऊंगा, अभी फोर्स ऑफ इसकी वैल्यू भी 10 है, मैं अपनी ओर से फोर्स लगाता जा रहा हूं अप टू 9 तक जो मैं लगाया, इसका मतलब जो मेरा जो फोर्स 9 न्यूटन तक का था वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, इस फ्रिक्शन के, जो कि 10 न्यूटन का है। समझ में आई बात। जब तक मैं 9 न्यूटन का लगाता जाऊंगा, ये वाली बॉडी का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 10 है, तो इसका मतलब क्या, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 10 है। अब इसको ध्यान से समझना पड़ेगा बच्चे जी आपको। मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता जाऊंगा, ये जितना मैं एक्शन लगाऊंगा उतना ये रिएक्शन देता जाएगा, मेरे को देगा ना। हमने पढ़ा सा इंटरलॉकिंग में भी केस में, एक्शन का रिएक्शन ही तो होता है इसमें। मैं जितना फोर्स लगाऊंगा उतना वो मेरे को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देगा। मैं 2 का लगाऊंगा वो मुझको 2 का देगा, मैं 4 का लगाऊंगा मुझे 4 का देगा, मैं 6 का लगाऊंगा 6 का देगा, 8 का लगाऊंगा 8 का देगा, 9 का लगाऊंगा 9 का देगा, 10 का लगाऊंगा 10 का देगा, 11 का लगाऊंगा बट वो 10 से ज्यादा नहीं दे पाएगा। 11 का लगाऊंगा तो बॉडी मूव कर देगी। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना मैं फोर्स लगाता जाऊंगा उसी के अकॉर्डिंगली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, अभी ये कौन सी फ्रिक्शन थी, 10 से नीचे वाली स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन का मीनिंग क्या है, जितना मैं फोर्स लगाता हूं उतना फोर्स वो मुझे आगे से देगी। ओके, डन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या, मैंने इतना फोर्स लगाया तो स्टैटिक चलता गया, जब मैंने 10 का लगाया तो तब क्या हुआ बच्चा जी, वो हल्का सा मूव कर सकता है। जब 10.2 का लगा दिया ये मैंने एफ, तो तब वो ऐसी एज पर पहुंच चुका है, ऐसी कंडीशन पे आ चुका है कि अब वो मूव करना शुरू कर गया बॉडी। मींस स्टैटिक फ्रिक्शन की एंड, मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, कि अब लिमिट आ चुकी है स्टैटिक की। इसका मतलब अब अगर आपने अभी यहां पर 10 था, अब मैंने अगर बच्चा जी 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 10 का होगा एट दैट टाइम। इसका मतलब इससे ज्यादा अगर अब मैंने फोर्स लगा दिया, इससे ज्यादा, तो बॉडी मूव कर जाएगी, क्योंकि लिमिटिंग ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी ये मैक्सिमम 10 न्यूटन की है।
बात समझ में आई। अब इससे ज्यादा लगा होगा तो बॉडी मूव कर जाएगी। अब इसका मतलब क्या, बॉडी आगे को मूव कर गई तो कौन सा आ गया, अब बॉडी चल पड़ी तो कौन सा आ गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया। उसके बाद मैं फोर्स लगाता जाऊं तो बॉडी चलती जाएगी तो वो कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आ गई बात। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगी, एंड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी जस्ट टू मूव, बॉडी मूव करने ही लगेगी। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगी, व्हेन बॉडी इज मूविंग, जब बॉडी मूव कर रही है, एट दैट टाइम जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी उसे हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर होगी बात, डन है, आपको समझ में आ गई। तो ये थे तीनों के तीनों फ्रिक्शन हमारे पास। अभी एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, और कौन सा, वो है बच्चा जी कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो लेस होती है किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी ये क्या बोल दिया सर आपने, ये तो बात ही कुछ और हो गई। क्यों, स्टैटिक फ्रिक्शन तो है यहां पर लग रही 10 तक, उससे आगे वाली जो है वो कौन सी है, वो हमारे पास ये जो फ्रिक्शन लग रही है वो है, ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो है। तो अभी उन्होंने क्या बोला कि जो जब तक बॉडी मूव नहीं करी तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन है, जब बॉडी मूव करने लग पड़ी तब काइनेटिक फ्रिक्शन आ गई। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में भी क्या 10 से ऊपर ही तो होनी चाहिए, काइनेटिक फ्रिक्शन भी तो 10 से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि 10 को क्रॉस किया तभी तो बॉडी मूव करी। अब इसका मतलब 10 से ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन होनी चाहिए, बट वो क्या पूछ रहे हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन लेस देन होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से। इसका मतलब क्या कि जब बॉडी मूव करने लग पड़ती है एट दैट टाइम जो फ्रिक्शन होती है वो बच्चा जी कम होनी शुरू हो जाती है। वो कैसे, वो हम पढ़ेंगे कैसे। एग्जाम्पल है, सिंपल सी बात, एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। कोई बॉडी है, मान लो आपकी स्कूल की बस है, वो स्कूल की बस किसी जगह पर खड़ी है, ओके, वो बस अपनी जगह पर खड़ी है और वो खराब हो गई। आप 3-4 बच्चे जो बड़ी क्लासेस में होंगे वो उतरेंगे, उसको धक्का लगाएंगे, 3 लगाएंगे, फोर्स लगाएं आप, बस नहीं मूव करेगी। आप 100 न्यूटन का लगाओगे तो वो 100 न्यूटन का आपको सेल्फ एडजस्टिंग देगी, और बॉडी कम मूव करेगी जब आप 150 न्यूटन का लगाओगे। तो आप 2 बच्चे और नहीं उतर कर आए, 5 बच्चे हो गए, 5 बच्चे धक्का लगाओगे तो एट दैट टाइम क्या होगा, बस हल्का सा हिलना शुरू कर जाएगी ऐसे। उसके बाद एक बच्चा और उतरेगा और वो और फोर्स लगाएगा तो बस हल्का सा मूव करना शुरू कर देगा। अब बस मूव करना शुरू कर गई, जब बस मूव करना शुरू कर गई तो 2 बच्चे चाहे हट भी जाए धक्का लगाने से, बस मूव करती जाएगी। बात समझ में आई। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैटिक फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन क्या लेस होती है कि ज्यादा, लेस होती है। फिर से सुनो, जब तक बस खड़ी थी तब तक आप फोर्स लगाते जाओगे बच्चा जी, बस नहीं हिलेगी। जब बस चलने लग पड़ी एट दैट टाइम क्या होगा, बस जब चलने लग पड़ी एट दैट टाइम जो हम फोर्स लगा रहे थे, चाहे आप उससे कम फोर्स लगा दो, बस तब भी मूव करना शुरू कर जाएगी। क्यों, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस करना जरूरी है। उसके बाद हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, वो लेस होती जाती है। तो इससे हम ग्राफ को समझेंगे तो ग्राफ क्या बताएगा हमें, इस साइड को हम लगा दें, ये हम फोर्स जो लगा रहे हैं और ये है हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। आप फोर्स लगाते जाओ तो वो भी फोर्स लगता जाएगा, ओके, यहां पर लगता जाएगा। उसके बाद ये आ गई जी लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लेस हो जाएगी तो वो बॉडी नीचे, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन लगातार कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब इससे नीचे तक, यहां तक मान लो ये क्या रहती है हमारे पास, यहां तक पूरे एंड तक ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी। ये जो एंड आया इसका, उसके हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उससे आगे ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू लेस रहती है हमेशा। तो इसका मतलब यहां तक का ये क्या हुआ हमारे पास, स्टैटिक फ्रिक्शन, और यहां तक का हमारे पास क्या हुआ, यहां तक का हमारे पास क्या हुआ, काइनेटिक फ्रिक्शन।
बात समझ में आ गई। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा बच्चा जी क्या होता है, लेस देन एग्जांपल से समझ लिया हमने। क्यों? क्योंकि बॉडी जब मूव करके बच्चा जी तो बॉडी खुद हेल्प भी करेगी, बॉडी मूव करना शुरू करके बॉडी खुद भी हेल्प करेगी, मैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करके रखूं। ओके, तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा क्या होती है बच्चा जी, लेस देन होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से। डन। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट दे लें। लेक्चर काफी लंबा आई थिंक हो चुका है, बट इसके बाद हम 2 थिंग्स पढ़े। एक थिंग रह गई हमारे पास, वो कौन सी है बच्चा जी? अभी ये जो हमने पढ़ा, ये कौन सा पढ़ा? काइनेटिक फ्रिक्शन, बॉडी मूव कर रही है। काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर 2 फ्रिक्शंस है। एक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, डिपेंड है कि बॉडी कैसे मूव कर रही है, स्लाइड कर रही है, एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी ऐसे मूव कर रही है। जब दूसरा कौन सा है? रोलिंग फ्रिक्शन। अभी रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होगा, साफ लिख देते हैं मुझे। काइनेटिक फ्रिक्शन फर्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सेकंड है रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या? एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी का मूव करना। तो हमने उसके बारे में तो अच्छे तरीके से पढ़ दिया, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्कआउट करती है कैसे। स्टार्टिंग नेक्स्ट है बच्चा ये रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन मींस एक बॉडी दूसरे के ऊपर रोल करके जा रही है, जैसे बसेस चलती है, टायर्स चलते हैं। तो उस वाले केस में रोलिंग फ्रिक्शन कहां पर एग्जिस्ट करती है, कैसे आती है, उसका कॉज क्या है, उसको पढ़ेंगे। इसका करें स्क्रीनशॉट, इसके बाद करते हैं उसको। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन। अभी रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होगा, एक टायर है, रोल कर रहे हैं, अभी ये किसी गाड़ी का टायर है। अब ये टायर गाड़ी आगे जाएगी तो इसका मतलब टायर ऐसे जाएगा आगे को। आगे को जाने का मतलब क्या कि ये जो पार्ट है ये अब आगे आगे को ऐसे जाता जाएगा ऐसे। तो यहां से ये पार्ट पीछे को उठेगा। इसका मतलब यहां से इस पार्ट को मैं सेंटर को मान लू ए, इसको मान लू बी, ये ओ हो गया, ये ए बी हो गया और ये ए हो गया। ओके, उसी तरीके से यहां पर भी ये ओ है, यहां पर ये बी है और यहां पर ये ए है। दोनों केसेस में बच्चा जी आप बताइए कि फ्रिक्शन किस में ज्यादा हो। इसमें टायर में हवा कम है तभी ये ज्यादा नीचे को बेंड हुआ है, बंप ज्यादा आया हुआ है। और यहां पर हवा प्रॉपरली है, ठीक ठाक हवा है, तो प्रॉपरली इन्फ्लेटेड है पार्ट इसमें एयर का, तो बच्चा जी ये थोड़ा सा करेक्टेड है। अभी इससे भी अगर अच्छा ज्यादा हो जाए तो बच्चा जी वो क्या होगा, मीन्स प्रॉपर बिल्कुल प्रॉपरली हो गया तो बिल्कुल हल्का सा करेक्ट होगा, मीन्स इतना सा तो करेक्ट होगा ही होगा। तो अभी रोलिंग फ्रिक्शन का कॉज इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ एक्चुअल कंटैक्ट इसमें ज्यादा है कि इसमें कंटैक्ट ज्यादा है, उसमें ज्यादा है। इसका मतलब एरिया ऑफ एक्चुअल कंटैक्ट यहां पर ज्यादा, तो क्लियर कट है कि एक्चुअल कंटैक्ट यहां पर ज्यादा हुआ तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी मॉलिक्यूल्स की, तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां पर कम होगी, इस पार्ट पे तो आगे के जाएगा, बट ये जो पार्ट है नीचा ओ से लेकर ए तक का ये पार्ट ऊपर को उठना चाहिए। यहां पर तो ये बॉडी को आगे को नीचे को लेकर आएगा, इसका मतलब अट्रैक्शन केस होगा, ये बॉडी आगे को जाती जाएगी तो इस वाले पार्टिकल्स जैसे ही आगे जाएगी तो ये जो नीचे को बम्प आ रहा है ये आगे बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे होगा ना, टायर आगे जाएगा तो यहां पर ऐसे भी होगा, उसके बाद ऐसे भी होगा। इसका मतलब ये ओ से लेके बी तक तो अट्रैक्टिव केस होगा, तो यहां पर प्रॉब्लम नहीं है। ओ से लेके ए तक यहां से इस अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ना है, तो इस फोर्स को जो तोड़ने में बच्चा जी लगेगा वो क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। के कितना फोर्स लगे इसको तोड़ने में, तो वो बच्चा जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो फोर्स होगा जो कि अभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां पर जो ओ ए में होगा वो रोलिंग फ्रिक्शन है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही हुआ, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें फोर्स देना पड़ेगा तभी ये बॉडी आगे चलेगी। बट वो इस पार्ट पे होगा, ओके। इस वाले पार्ट में भी क्या होगा, एक्चुअल कंटैक्ट तो है बट यहां पर अट्रैक्टिव केस आएगा आगे आगे को, तो ये वाला पार्ट यहां पर भी ओ ए होगा। तो अभी इस पे एक्चुअल कंटैक्ट ज्यादा है कि इसमें है, इस पे एक्चुअल कंटैक्ट ज्यादा है, तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सी, रोलिंग फ्रिक्शन, तो रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा तो यहां पर फोर्स ज्यादा रहेगा बॉडी को आगे जाने के लिए। तो इसलिए कहा जाता है कि टायर्स में प्रॉपर इन्फ्लेशन रखनी पड़ेगी, एयर का लेवल प्रॉपर रखना पड़ेगा ताकि ये जो पार्ट होता है ये कम से कम हो सके। तो यही तो असली कॉज है किसका, रोलिंग फ्रिक्शन का। डन। सेल्फ एडजस्टिंग मैंने आपको बोल दिया था, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होती है, जितना फोर्स लगाएंगे उतना वो लगाती है, उसकी अपनी मैक्सिमम लिमिट तक लगाती है। वो जब वो मैक्सिमम लिमिट आ जाए तो जब वो लिमिटिंग फ्रिक्शन बनती है उसके बाद बॉडी चल पड़ी तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन बन गई। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जब चल पड़ती है
तो जब किनेटिक फ्रिक्शन वर्कआउट करते हैं उसकी वैल्यू हमेशा कब लेस हो जाती है, किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से, क्योंकि एट दैट टाइम हमें लेस फोर्स लगाना पड़ता है, बॉडी को चलाने वक्त हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन होती है एज कम्पेयर टू किनेटिक फ्रिक्शन। जब दिमाग में डाउट आए तो वो बस वाली एग्जाम्पल दिमाग में रख लेना। तो आज बस इतना ही करेंगे, इसके बाद लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन करेंगे, वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, खुश रहे, खुशहाल रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहेंगे और स्टडी करें बच्चा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाय बाय।